नमस्कार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज यूपी उपचुनाव में लाल टोपी का खेल। जी, लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी की सबसे खास पहचान है ये लाल टोपी। जिस लाल टोपी को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बताया था, तो अखिलेश यादव ने लाल का इनकलाब कहते हुए 22 में बदलाव की बात कही थी, याद कीजिए। अब एक बार फिर 24 में उपचुनाव के संग्राम से पहले इसी लाल टोपी पर सीएम योगी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। योगी अपने फायर ब्रांड अंदाज में अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। तो इधर अखिलेश यादव पीडीए के विस्तार के साथ साथ नई योजनाओं से बीजेपी को इस चुनाव ऐसी पटकनी देने में जुटे हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी संभल ना पाए। तो दरअसल अब अखिलेश यादव चुनावी जीत के लिए पीडीए के बाद अपने पुराने कद्दावर नेताओं को लेकर एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, आज मुलायम की राह पर निकले अखिलेश, क्योंकि अब की बार चुनाव है विशेष। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर सत्ता है, जितना की आत्मा घुस गई है। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। यूपी की सियासत में चुनावी खेला की बेला आ चुकी। रण तैयार है, राजनीतिक योद्धाओं ने कमर कस ली। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन अपने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति को लेकर उपचुनाव में उतर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में इंडिया गठबंधन पीडीए के सहारे बीजेपी को दोबारा सीधी चुनौती देने को बेताब है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके छिप करके। भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन योगी और अखिलेश की सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ योगी ने खुद उपचुनाव की कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने सीटों पर जातीय गोलबंदी को भुनाने के लिए अपने दांव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन बहुत तेजी से किया जा रहा है, खासतौर पर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के भीतर। अखिलेश यादव ने इन 10 सीटों पर जीत के लिए पुराने और टिकाऊ नेताओं के दम पर जीत का मास्टर प्लान तैयार किया है। वो मास्टर प्लान जिसके दम पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को मात दी जा सके। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें मिलने के बाद अखिलेश यादव बेहद उत्साहित है और लगातार प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव लगातार संबंधित चुनाव वाले विधानसभा के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जमीनी फीडबैक ले रहे हैं और जीत की संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अधिकतर सीटों पर अखिलेश सपा के सांसद विधायक, निर्वर्तमान विधायकों या उनके परिवार के लोगों पर दाव लगाने जा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया। वो क्षेत्र में प्रचार में जुट गए। अयोध्या सीट पर अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव जीता, जिसका अखिलेश उदाहरण देते हैं और यही वजह है कि उनके बेटे को टिकट देकर वो पीडीए की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 6 सीटें और ऐसी हैं जहां अखिलेश इस बार पुराने दिग्गज नेताओं या उनके परिवार पर दाव लगा सकते हैं। सूत्रों की माने तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देने की चर्चा है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हाजी रिजवान या पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान की दावेदारी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद कादिर राणा और इलम सिंह गुज्जर के नाम पर मंथन किया जा रहा है।
मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। यहां कोई दूसरा दावेदार नहीं, क्योंकि ये सीट खुद अखिलेश यादव की रही। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से राजेंद्र पटेल, धर्मराज पटेल और अमरनाथ मौर्य के नाम पर मंथन किया जा रहा है। वहीं अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार उपचुनाव में भी अखिलेश इलाके के प्रभावशाली लोगों को ही टिकट देना चाहते हैं। मिल्कीपुर के टिकट ने यह संकेत भी दे दिया है, क्योंकि अखिलेश का मकसद अपनी जीत को बरकरार रखना है। ऐसे में वो किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने का ऐलान हुआ है। यह इलाका अवधेश प्रसाद की लोकप्रियता का साक्षात उदाहरण है। बीकापुर और मिल्कीपुर की सुरक्षित सीटों से अवधेश प्रसाद लगातार चुनाव जीतते रहे। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से प्रभावशाली नेताओं या उनके परिजनों को टिकट देने की बात सामने आ रही है। योजना ठीक है, रणनीति ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कितना जोर लगाती है, परिणाम इस पर निर्भर होंगे। वहीं बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को परिवारवाद और जातिवाद से जोड़ रही। बीजेपी नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, जातिवाद की बुनियाद पर खड़ी, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा परिवारवाद की बुनियाद पर खड़ी है और परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है। धार्मिकता, सांप्रदायिकता, जातिवाद उनका मूल आधार है। विकास से उसका कोई सरोकार नहीं है और विकास केवल नाम भर का करते हैं, विकास केवल परिवारों का और जातियों का करते हैं। तो समाजवादी पार्टी उसी बुनियाद पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए किसी भी समझौते को तैयार है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। चुनाव आ रहा है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बस ये बात है कि सपा अपने किन लोगों को टिकट देगी, किन को नहीं देगी, ये उसका इंटरनल मसला है। जो सीटें हमारे पास आएंगी उसमें हम अपने प्रत्याशी तय करेंगे। मसला सिर्फ इस बात का है कि हमें जनता के बीच जाना है, भाजपा की कारगुजारियों को उनके सामने बताना है और जनता के बीच इन चुनावों में भी लोकसभा की तरह फिर जनता का मैंडेट हासिल करना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में टिकटों का जो वितरण कर रही है वो बहुत सोच समझ के कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिले के सभी नेताओं को बुला रहे हैं और उनसे राय विमर्श कर रहे हैं कि क्या किसको लड़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। जो राय बन रही है, जो जिले के और तमाम नेताओं के समर्थन के साथ, जो बड़ा मतलब इसको मैं 100% कह सकता हूँ, 1-8% लोगों को छोड़ दिया जाए, सबकी राय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे रहे हैं और निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी उपचुनाव में करने जा रही है। इस बार समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रभारी बनाए और फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद वो लाभ की स्थिति में। लेकिन वही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि शायद मीरापुर की सीट चंद्रशेखर को समझौते के तहत दी जा सकती है, क्योंकि अखिलेश किसी भी कीमत पर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहते हैं। संभव है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वो सीटें दे जो सीटें उसके पक्ष में नहीं थी या जहां उसका बड़ा जनाधार नहीं है। एक सीट जो मीरापुर की है बिजनौर जिले में, वह चंद्रशेखर आज़ाद जो वहां से सांसद चुने गए हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दे सकती है। आखिर पुराने दिग्गजों पर अखिलेश क्यों दाव लगाना चाहते हैं और जिन पर दाव लगाने का प्लान है, आखिर उनकी ताकत कितनी है और क्या वो अखिलेश के लिए जीत का ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।
तो अखिलेश यादव प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं। इस बार कैंडिडेट्स को लेकर भी उनका प्रयोग देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो संभावित उम्मीदवार अब तक जो सामने आए हैं चेहरे, वो आपको दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए, एक नसीम सोलंकी का नाम सामने आ रहा है, सीसा मऊ से। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी उनकी पत्नी है। योगी सरकार में इरफान जेल जा चुके हैं। ऐसे में यहां पर चुनाव होना है और अखिलेश इसका फायदा उठाना चाहते, एक तरीके से सिंपैथी वोट पर कार्ड खेलना चाहते हैं अखिलेश। अब देखिए कुंदरकी में देखिए क्या हाल है। 2 नाम, हाजिर रिजवान 4 बार के विधायक रहे हैं, उनको रिपीट किया जा सकता है, चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरा, अकील रहमान खान जो हैं वो बीएसपी से एसपी में आए हैं, उन पर भी भरोसा जताया जा सकता है। इसके अलावा संगठन में मजबूत पकड़ है हाजिर रिजवान की, जबकि वो बीएसपी से एसपी में आए हैं, तो ऐसे में उन पर भी दांव खेलने की तैयारी है। पूर्व विधायक और सांसद रहे हैं कादिर राणा मीरापुर से, ये किनका नाम सामने आ रहा है? तो एक और नाम सामने आ रहा है मीरापुर से, इलम सिंह गुज्जर का। 2 बार के जिला पंचायत ये सदस्य रह चुके हैं। साथ ही अखिलेश की पसंद माने जाते हैं कादिर राणा, ऐसे में इनको फायदा मिल सकता है। जबकि इलम सिंह की बात करें तो शिवपाल यादव के करीबी है, इनका जो वेटेज है वो ज्यादा नजर आता है। अब करहल सीट की अगर हम बात कर लें तो यहां पर अखिलेश यादव के भतीजे, यहां पर कोई सवाल खड़ा हो नहीं रहा, लग रहा है सबसे कंफर्म्ड सीट ये तेज प्रताप यादव की रहने वाली है। करहल से 2004 से राजनीति में सक्रिय है, सीट पर कोई दूसरा दावेदार नजर नहीं आता, एकमात्र इनका नाम सामने आ रहा है। अब फूलपुर विधानसभा देखिए, फूलपुर में क्या हो सकता है? धर्मराज पटेल पूर्व सांसद रहे हैं, राजेंद्र पटेल पार्टी के पुराने नेता है, अमरनाथ मौर्य बीजेपी से एसपी में आए हैं। ये इनके जो कार्यकर्ता है वो खुश हैं अंदर खाने कि शायद इनमें से एक चेहरा हो। ये फूलपुर से जो प्रत्याशी हो सकते हैं उनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस से सपा में आए थे धर्मराज पटेल, राजेंद्र पटेल, जबकि पटेल समाज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अमरनाथ मौर्य समाज से आते हैं, ये उनके पक्ष में जाता है। एक और सीट देखिए, कटेहरी की भी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए छाया वर्मा, ये बहुत अहम नाम है कटेहरी से। पूर्व विधायक लालजी वर्मा की एक तो बेटी हैं, बड़ा चेहरा है, पेशे से डॉक्टर है। और आपको ये भी बता दें कि पहले भी ये उपचुनाव ही लड़ चुकी हैं। 2019 में जलालपुर विधानसभा उपचुनाव में ये लड़ी थी, लेकिन तब ये बीएसपी की प्रत्याशी थी, इनके पिता भी बीएसपी में थे, हालांकि तब इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर इंडिया गठबंधन के बीच हालांकि 7 समाजवादी पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, ये खबर है। अभी तक जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके मुताबिक एक सीट पर लेकिन सस्पेंस बरकरार है और फाइनल निर्णय अभी सामने आना बाकी है। वो सीट जो कि हमने आपको बताया आजाद समाज पार्टी को जा सकती है। दिखाते हैं आपको किस तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारियां अमली जामा पहन रही हैं। एक तरफ अखिलेश ने अपना दाव चलना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारियों में लगे योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड अवतार में नजर आ रहे हैं। वो हर हाल में 10 सीटों पर जीत की गारंटी चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी खासकर अखिलेश पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। योगी ने समाजवादी पार्टी को काले कारनामों वाली पार्टी करार दिया तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटकर सीएम योगी के अपने पार्टी के अंदर झांकने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी बताए कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह वो किस दल में हैं? कुलदीप सेंगर जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में चली गई वो किस दल में हैं? भाजपा के एक दूसरे विधायक जिनकी सदस्यता बलात्कार के आरोप में सजा होने पे चली गई वो किस दल में हैं? और किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले वो किस दल में हैं? बीएचयू के आरोपी वो किस दल में हैं? समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी के न पाप छुप जाएंगे न जन विरोधी काम छुप पाएंगे। लाल टोपी संघर्ष की निशानी है, लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। दरअसल इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर सूबे की सबसे बड़ी आबादी को साथ लिया तो फिर उपचुनाव के साथ 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो लगातार बीजेपी को पिछड़ा दलित विरोधी करार देने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और उसी के सहारे न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ रही है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। उधर बीजेपी के सहयोगी दल उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि यूपी की जनता का प्यार एनडीए गठबंधन को ही मिलेगा। 200 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 200 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है, तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी है, वो लगातार जारी है। संगठन की मीटिंग्स लगातार चालू हैं और जब चयन होगा प्रत्याशियों का, उसके बाद हम लोग उतरेंगे। वहीं अखिलेश को उम्मीद है कि उपचुनाव में जीत के साथ साथ 2027 में भी समाजवादी पार्टी को जनता का प्यार मिलेगा और भारी बहुमत से एक बार फिर यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी होगी। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनके नतीजे संख्या के रूप में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इन पर जो जीतेगा उसके मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा। बीजेपी जहां अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहेगी, वहीं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को उपचुनावों में भी जारी रखने की मंशा से चुनावों में उतरेगी। अब जनाधार वापस पाने की जुगत में चुनौतियां क्या है बीजेपी के लिए, ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चुनौती जो इस उपचुनाव जिस पर काम करना होगा, स्थानीय मुद्दों को साधना। आम आदमी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रोटी कपड़ा मकान जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित है आम आदमी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात, संगठन में एकजुटता बनाए रखना, जिस पर लोकसभा चुनाव के बाद नकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिला है। तीसरा पॉइंट यह है कि कोर वोट बैंक पर पकड़ को मजबूत रखना। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव इसमें लगातार सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो चौथी जो चुनौती है, अहम है, अंतरकलह को दूर करना। इस पर योगी काम कर रहे हैं, दिल्ली से भी इसको थामने की कोशिश हुई है। पांचवी बात, संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना, जो कि सबसे भारी साबित हो रहा है योगी सरकार के लिए। अब उपचुनाव में एनडीए की संभावित सीट शेयरिंग अब तक क्या नजर आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा सीटों पर 10 हैं कुल मिलाकर के, तो 7 पर बीजेपी, निषाद पार्टी 2 पर, आरएलडी 1 और सुभाषपा अपना दल को कोई सीट नहीं मिलेगी। ये अब तक तय निकलकर सामने आ रहा है। एक खबर यह भी अंदर खाने निकल रही है कि आरएलडी पेच फंसा रही है। देखिए कैसे। दरअसल 3 सीटों की आरएलडी की मांग है 10 में से। ये सीटें हैं गाजियाबाद, खैर और मीरापुर। ये आरएलडी की मांग है जिस पर जाहिर तौर पर बीजेपी कतई तैयार नहीं है। अब आपको दिखाते हैं उपचुनाव में इंडिया गठबंधन, उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर 6 से 7 अखिलेश यादव ऐसी सीटों की मांग अपने लिए, जबकि कांग्रेस 2 से 3 सीटें इनको दी जा सकती है। कांग्रेस को ये अखिलेश यादव का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की मांग है कि कम से कम 5 सीटें। एक पेच और यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन में, वो कांग्रेस की 5 सीटें ही हैं। दरअसल कांग्रेस 5 सीटों पर दावा तो कर रही है, लेकिन 3 सीटें जो है, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, वही अखिलेश यादव देने को राजी हैं, 5 नहीं। ऐसे में जाहिर है गठबंधन के धागे उलझेंगे या सुलझेंगे, और सुलझेंगे तो किस तरह, ये जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि लड़ाई साख की है, सबको थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।